ये कहानी एक ऐसे स्नाइपर की है जो रूप बदलने में माहिर है। कई देश की सीक्रेट एजेंसियां उसके पीछे पड़ी है, लेकिन पता नहीं कैसे वो हर बार उनको बेवकूफ बना जाता है। उसका निशाना अचूक है, जिसके चलते उसकी फीस $1 मिलियन में है। ऐसी ऐसी टेक्निक से गन बनाता है जो मशीन के भी पकड़ में नहीं आती। कमाल की सीरीज है जिसे आप एक बार देखना शुरू किए तो खत्म करके ही मानेंगे। आज भी वो अपने एक मिशन को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। आईने के सामने भेष बदलकर वो बार बार लगातार एक ही लाइन दोहराए जा रहा है, जिसकी तरह वो बोलने की कोशिश कर रहा है ये घर उसी बूढ़े शख्स का है, उसे वो गला घोंटकर पहले ही खत्म कर चुका था। यहाँ से ये बहरूपिया उस कंपनी में गया जहां पर ये बूढ़ा आदमी क्लीनिंग वगैरह का काम करता था। एंट्रेंस पर सिक्योरिटी वाले ने लेट आने पर उसे 2 बात सुनाया, मगर इस बेहरूपिये को पहचान न सका। यही नहीं, गेट खोलते वक्त उसका फेस आईडी भी मैच कर गया। भाई साहब, क्या ही दिमाग लगाया था। यहाँ के कर्मचारी उसे राल्फ कहकर पुकार रहे थे, पर उन्हें कहाँ पता था कि वो राल्फ के भेष में बहरूपिया है। उनसे 2-4 बात करते हुए वो 13वीं मंजिल पर पहुंचा, जहां उसके टारगेट का ऑफिस था। अंदर जाकर वो वैक्यूम क्लीनर चालू किया, फिर पिस्टल में साइलेंसर लगा ही रहा था। तभी एक मोहतरमा आधम की उसे चट से हेडशॉट मार दिया, जिसके चलते वहां अफरातफरी मच गई। एक ऑफिसर को निपटाने के बाद उसने अपने टारगेट पर भी लगातार 3 गोलियां चलाई, लेकिन वो बचकर सीढ़ियों से भाग निकला। इस स्नाइपर ने सीढ़ी के ऊपर से उसे अपने गन पॉइंट पर आने का इंतजार किया और फिर रेंज में आते ही उसका घुटना तोड़ डाला। कमाल का निशानेबाज था। हालांकि उसने उस शख्स को मौत का डर दिखाकर जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि ये उसके प्लान का पहला पड़ाव था। अब तक बाहर पुलिस तथा एम्बुलेंस वाले भी पहुंचने वाले थे। ये स्नाइपर यहाँ से भागने के लिए बिल्डिंग के टेरेस पर गया, नीचे कुछ स्मोक फेंका और बिल्डिंग से छलांग लगाकर उसी स्मोक के बीच छूमंतर हो गया। इसी शहर में हम उसके ठिकाने को भी देख पाते हैं। ये कोई होटल का कमरा है जहां पर वो ठहरा हुआ है। यहीं पर हम उसके असली चेहरे से भी अवगत होते हैं, जो देखने से बिल्कुल मासूम लग रहा था, हालांकि था नहीं। अगली सुबह तक ये खबर जर्मनी में आग की तरह फैल चुकी थी। असल में कल जिस शख्स को बहरूपिये ने गोली मारा वो जर्मनी के सबसे पावरफुल नेता मैनफ्रेड फेस्ट का बेटा था, जिसका नाम था एलियस। वो उसे देखने हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। दूसरी ओर वो स्नाइपर उन्हीं की ताक में अपनी तैयारी करना शुरू कर चुका था। देखा जाए तो शेर को मान से बाहर निकालने के लिए उसने चारे का इस्तेमाल किया। शिकार खुद ब खुद शिकारी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। कहां से निशाना सांधना है, हवा की गति कितनी है, उसका जुगाड़ करने बाद वो अपने शूटकेस को राइफल में तब्दील करना शुरू किया। बैरल स्कोप, फ्रंट साइट, रियर साइट, म्यूजल ब्रेक, ट्रिगर, यहां तक कि गोली भी उस शूटकेस के अंदर थी। कुछ सेकंड में उसने गन को असेंबल कर लिया। हालांकि परफेक्ट निशाना साधने के लिए गन का स्कोप सेट करना सबसे अहम काम होता है। उसने हॉस्पिटल की दीवार पर निशाना साधा तो गोली 4-5 सेकंड हवा में ट्रैवल करने बाद टारगेट से थोड़ी दाहिने जा लगी। फिर उसने स्कोप को सेट किया, जिसके बाद वाली गोली जाकर एकदम अपने टारगेट पर लगी। इतने में मैनफ्रेड फेस्ट भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उनकी सुरक्षा का यहाँ कड़ा इंतजाम किया गया था। सामने वाले बिल्डिंग के छत पर स्नाइपर्स भी तैनात थे। हालांकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो बच नहीं सके। उस स्नाइपर की गोली उनके सर को भेद गया। देखते ही देखते वहां अफरातफरी मच गई। अगले पल वो स्नाइपर राइफल को सूटकेस बनाया, बेड के नीचे एक टाइम बम रखा और भाग निकला। उसके निकलते ही रोड पर पुलिस की गाड़ियों का तांता लग गया। जिस कार में वो फिलहाल भाग रहा है ये उसकी नहीं है। अपनी कार वो हॉस्पिटल से कुछ किलोमीटर दूर पार्क किया था। वहां पहुंचकर कार चेंज किया और विंदास निकल पड़ा। उसके जाने के कुछ देर बाद उसकी पहली कार ब्लास्ट हो गई। मतलब उसका डीएनए जहां जहां छूटने की संभावना थी उस जगह को वो खाक करता गया, जिसके चपेट में कुछ जवान भी आ गए। कुछ ही घंटों में उसके स्नाइपिंग की गूंज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस न्यूज को सुन MI6 के एजेंट भी हैरान थे। आखिर कोई इतनी दूरी से किसी को कैसे मार सकता है। अब तक लॉन्गेस्ट स्नाइपिंग कंफर्म किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड 3540 मीटर का है, जिसे एक यूक्रेनी स्नाइपर ने 2023 में अंजाम दिया था। पर यह तो उसका भी चाचा निकला। इस MI6 के एजेंट का नाम था बियांका। यहीं पर हम बियांका के फैमिली से भी रूबरू होते हैं। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था जैस्मिन, जिसे वो शायद ही कभी टाइम दे पाती थी, इसीलिए उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। उधर वो स्नाइपर म्यूनिक से नोरेम्बर्ग जा पहुंचा था। यहाँ से वो एक एंटिक पीस खरीदा ताकि जर्मनी आने की कुछ ठोस वजह मिल सके। इस घटना के चलते हर टोल पर नाकाबंदी था। पुलिस वाले उससे भी पूछताछ किए। उसका पासपोर्ट तथा सूटकेस वगैरह की तलाशी ली गई। वैसे आप यहाँ किस काम से आए थे? एंटिक पीस खरीदने का हवाला देकर वो आसानी से जर्मनी से बाहर निकल गया। आखिर वो स्नाइपर किस देश का था?
जर्मन खुफिया एजेंसी अपने हर करीबी देश की खुफिया एजेंसी से मदद लेने के लिए उनसे संपर्क कर रही थी। एक मीटिंग MI6 से भी हुई। उन्हें उस स्नाइपर के भागने के अलावा कोई क्लू हाथ नहीं लगा था, ना ही फॉरेंसिक को उसका गन मिला। आमतौर पर देखा जाए तो एक सबसे छोटी स्नाइपर गन के बैरल की लंबाई 737 मिलीमीटर की होती है। वही जो बैक स्नाइपर के हाथ में है वो 60 सेंटीमीटर से भी कम चौड़ी है। इसका मतलब गन उसके बैग में नहीं है, या फिर हो सकता है उसके पास स्नाइपर कीपर हो जिसके गन का बैरल 2 हिस्सों में हो। हालांकि ये भी पॉसिबल नहीं था। अगर बैरल को 2 हिस्सों में बनाने में जरा सी भी चूक हुई तो उससे निशाना नहीं लगेगा। ऐसी गन बनाने वाला तो भगवान ही हो सकता है। बियांका एक ऐसे गन मेकर को जानती थी जो इस तरह की गन बनाने पर सालों से प्रयोग कर रहा है। उसका नाम था नॉर्मन स्टोक, जो 2008 में हुए स्टॉकहोल्म हमले में भी शामिल था। तभी से वो गायब है। हालांकि बियांका के पास एक एसेट था जिसके जरिए वो नॉर्मन को पकड़ सकती थी। क्या पता उस स्नाइपर ने उसी से गन खरीदी हो। बियांका को इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल गई। दूसरी ओर वो स्नाइपर जर्मनी से फ्रांस की राजधानी पेरिस जा पहुंचा था। अब उसे किसी नए शिकार की तलाश थी, जिसके लिए वो एक कैफे में पूरा दिन टाइम बिताया। डार्क वेब पर उसे क्लाइंट मिल जाते थे जिनसे चैट वगैरह करके पैसे वगैरह की बात कर लेता था। इस बार उसे 10 मिलियन का ऑफर आया। किसे मारना है और बाकी सारी जानकारी के लिए उस शख्स से अगले दिन मीटिंग फिक्स कर लिया। वे अगले दिन तय किए जगह पर मिले। ये कोई महिला थी जो टेक इन्वेंटर उलेडाग चार्ल्स को मरवाना चाहती थी, जो कि एक बिलियनियर था। उसकी UDC नाम की एक टेक कंपनी थी। इसके लिए $100 मिलियन लगेंगे। भाई साहब, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उलेडाग चार्ल्स कितना बड़ा आदमी होगा। 10 मिलियन से सीधे 100 मिलियन करना इस महिला के हाथ में नहीं था। इसके लिए उसे अपने बॉस से बात करनी होगी। इन्हीं सब बातों के बीच वो स्नाइपर छूमंतर हो गया। उधर बियांका नॉर्दर्न आयरलैंड पहुंचकर अपने एसेट से मिली जिसका नाम एलिसन था। बियांका उसे यहां आने की वजह बताई। उसे लग रहा था कि नॉर्मन अभी भी अपने भाई लैरी के टच में होगा। एलिसन लैरी की वाइफ थी, इसलिए ये जानकारी निकालना उसके लिए आसान था। फिर भी वो इसके लिए राजी नहीं हुई। बियांका के काफी डराने धमकाने के बाद कहीं जाकर वो मानी। हालांकि ये एक छलावा निकला। एलिसन जानकारी देना तो दूर अपना फोन भी बंद कर चुकी थी। बियांका के पास इसका भी इलाज था। उसने एलिसन की बेटी एमा को निशाना बनाया। वो लंदन के ही एक कॉलेज की स्टूडेंट थी और UDC के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थी। ये वही UDC कंपनी है जिसके मालिक उलेडाग चार्ल्स को वो महिला मरवाना चाहती है। बियांका के आदेश पर एमा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वो उस पर अपने किसी ऑफिसर को पीटने का झूठा इल्जाम लगाना शुरू किए ताकि वो डर जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरी। बार बार यही दोहराती रही कि उसे अपना वकील चाहिए। हालांकि उसे वकील तो नहीं दिया गया, पर वो अपनी माँ को कॉल कर सकती थी। इस पर भी वो राजी नहीं हुई, इसीलिए उसे कैद कर दिया गया। यहाँ से कहानी स्पेन के कादिज शहर में शिफ्ट होती है। इस स्नाइपर को हमने पहले जर्मनी में देखा, फिर फ्रांस में, और अब वो 2 देशों का भ्रमण करके अपने घर आ पहुंचा है। ये आलीशान घर उसी का है। यहीं पर हम उसकी पत्नी नूरी को देखते जो अपनी बेटी के खिलौने एकत्रित कर रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि चार्ल्स घर आने वाला है। चार्ल्स, यही नाम था इस स्नाइपर का, जिसके काले राज उसकी पत्नी भी नहीं जानती थी। उधर एमा को जेल में डालने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। शायद उसे हार्ट अटैक आया था। जैसे ही ये बात बियांका को पता चली, वो फौरन वहां पहुंची। उसके साथ एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल भी गई, लेकिन कुछ ना हो सका। अस्पताल पहुंचने से पहले ही एमा की मौत हो गई। बियांका का दिमाग हैंग हो गया क्योंकि एमा दिल की मरीज थी, उसे पता ही नहीं था। इधर काम होने के बाद चार्ल्स ने उस शख्स से कांटेक्ट किया। पैसे मांगे मगर पैसे भेजने तो छोड़ो, उल्टा उसने गाली बक दिया। चार्ल्स का मूड ऑफ हो गया। इतना जोखिम लेने के बाद अगर पैसे नहीं मिले तो किसी का भी दिमाग खराब हो ही जाएगा। वैसे दूसरी पार्टी जो उलेडाग चार्ल्स को मरवाना चाहते थे, उन्होंने उसके साथ मीटिंग करने का पैसा भेज दिया था। भाई साहब, इसने सिर्फ उनसे बातचीत करने लिए 3.7 मिलियन यूरो लिए, जिसका मतलब ये डील अभी भी इनके बीच चालू था। डार्क चार्ल्स कोई रिवर नामक ऐप लॉन्च करने वाला था, जिसके जरिए आप किसी के भी अकाउंट में ताका झाकी कर सकते हो। आपके दोस्त के अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस उद्योगपति के पास कहां और कितने पैसे हैं, सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा। इसी के चलते उसको टारगेट किया जा रहा था। उसे खत्म करने का मामला कितने पर तय होगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं थी। अगली सुबह बियांका ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी स्पैरो का कॉल आया। असल में फोन पर एलिसन थी, जिसका कोड नेम बियांका ने स्पैरो रखा था। वो अपनी बेटी को लेकर परेशान थी। पुलिस वाले उसे उससे मिलने नहीं दे रहे थे। उसका अनुमान था कि ये सारा किया कराया बियांका का ही है। एक दिन पहले वे दोनों मिलते हैं और अगले दिन उसकी बेटी बेवजह गिरफ्तार हो जाती है।
ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? बियांका ने जवाब दिया कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं था, पर अगर वो आज रात तक नॉर्मन का नंबर दे दे तो वो उसकी बेटी एम्मा को छुड़वा सकती है। क्या होगा जब पता चलेगा कि उसकी बेटी पुलिस कस्टडी में मर गई? उधर आज चार्ल्स की बेटी का बर्थडे था। बर्थडे में न्यूरी की मम तथा उसके भाई भी आए हुए थे। बर्थडे मनाने के कुछ देर बाद चार्ल्स को ऑनलाइन पेमेंट का एक मैसेज मिला। फौरन लैपटॉप पर लॉगिन किया तो उसी पार्टी ने दोबारा 3.7 मिलियन यूरोज का पेमेंट किया था। मतलब वो एक बार फिर चार्ल्स के साथ मीटिंग करना चाहते थे। अगर ये डील पक्की हो गई तो चार्ल्स हमेशा के लिए ये काम छोड़ सकता था, इसीलिए वो फौरन घर से रवाना हो गया। भला ऐसा भी क्या काम जो वो अपनी बेटी के बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता? हर कोई यही बुदबुदा रहा था, पर नूरी उसकी मजबूरी समझती थी। वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गई। चार्ल्स उसके आंखों के सामने एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ और दूसरे साइड से बाहर निकल आया। असल में उसे अपने लॉकर से पासपोर्ट वगैरह चाहिए थे। इधर नूरी भी उसी एरिया में फूल खरीदने पहुंची थी। इतने में उसने एक टैक्सी में चार्ल्स को जाते हुए देख लिया। आखिर चार्ल्स उससे झूठ क्यों बोला, ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ी। उसने फोन भी स्विच ऑफ कर रखा था। कहीं किसी लड़की का तो चक्कर नहीं? ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब ये बात उसके परिवार को पता चली तो घर में बखेड़ा शुरू हो गया। दूसरी तरफ हम एलिसन के पति लैरी को देखते हैं। अपनी बेटी को लेकर वे भी काफी परेशान थे। वैसे इस सिलसिले में तुम अपने भाई नॉर्मन को कॉल क्यों नहीं करते? उसके डिपार्टमेंट में काफी सारे लिंक है, शायद वो एमा को छुड़वा सके। लैरी ऑलरेडी 2 दफा नॉर्मन को कॉल कर चुका था, हालांकि अभी भी उसके कॉल का जवाब नहीं आया था। एलिसन यही तो जानना चाहती थी। पूरा दिन इंतजार करने के बाद वो शाम को उसे ड्रिंक पीने के बहाने बार में लेकर गई। फिर मौका मिलते ही चुपके से लैरी के कॉल लॉग का फोटो क्लिक कर ली। उधर बियांका अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। तभी उसे स्पैरो का एक मैसेज मिला जिसमें नॉर्मन का नंबर था। वो फौरन अपने सोर्स से इस नंबर का लोकेशन निकालने को बोली और हरवा हथियार लेकर निकल पड़ी। हालांकि अपनी बेटी और डिनर पर आए उधर वो अनजान महिला जिसके साथ चार्ल्स मीटिंग करने वाला था, उसे वो इंग्लिश गार्डन में 10 बजे बुलाया और वो भी बिना फोन के। वे दोनों मिले। फिर चार्ल्स ने उसे पिछले वाला नियम फॉलो करने को कहा कि उसे उसके चेहरे की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। वैसे इस महिला के जो बॉस थे वो इस डील को मान गए थे, पर ये काम उसे 28 तारीख से पहले ही करना होगा। असल में उलेडग चार्ल्स 28 तारीख को रिवर प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला था, इसीलिए ये उसे 28 तारीख से पहले ही मरवाना चाहते थे। वैसे चार्ल्स जल्दीबाजी में कोई काम तो नहीं करता था, पर इस बार रकम इतनी बड़ी थी कि मना नहीं कर सका। $20 मिलियन काम के पहले और बाकी के $80 मिलियन काम होने के बाद यही डील हुआ उनके बीच। और आगे बातचीत करने के लिए इन्होंने टारगेट का कोड नेम रोडान रखा और चार्ल्स का जयकाल। हालांकि वे उसका असली नाम नहीं जानते थे। इसके अलावा जयकाल अपने पैसों को लीगल तरीके से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने में माहिर था, जिस पर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। उधर बियांका बेलारूस पहुंच चुकी थी क्योंकि नॉर्मन का लोकेशन यहीं पर था। यहाँ से वो 3 लोगों की टीम बनाकर उसे पकड़ने निकल पड़े। नॉर्मन का लोकेशन लगातार एक ही जगह पर दिखा रहा था। कुछ ही देर में वो स्मारहन के जंगलों में पहुंच गए। टारगेट की लोकेशन इन्हें हर एक पल हेडक्वार्टर से दी जा रही थी। वो सामने ही वाले घर में था। एक दूसरे को कवर देते हुए वे तीनों घर के अंदर दस्तक दिए। तभी इनका एक जवान ग्रेनेड की चपेट में आकर मारा गया। दूसरे को नॉर्मन ने गोलियों से छलनी कर दिया। अब सिर्फ बियांका ही बची थी। इसका मतलब इनके आने की खबर नॉर्मन को पहले ही लग चुकी थी। डिपार्टमेंट में उसका कोई खबरी था। सही मौका देख वो भाग निकला। बियांका उसके पीछे गई। दोनों के दरमियान फायरिंग भी हुई, लेकिन कुछ न हो सका। हालांकि भागते वक्त उसका सूटकेस वहीं छूट गया था जो बियांका के हाथ लग गया। अगली सुबह तक एलिसन और लैरी को बता दिया गया था कि उनकी बेटी एमा की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है। वे सूचना मिलते ही लंदन के लिए निकल चुके थे। दोनों बिल्कुल हताश थे। इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी उनको छोड़कर जा चुकी है। इधर उस सूटकेस की हेडक्वार्टर में जांच की गई तो असलियत सामने आ गया। ये सूटकेस नहीं, चलता फिरता स्नाइपर राइफल था, जिसे एयरपोर्ट से लेकर वो MI6 के हेडक्वार्टर तक चली आई। फिर भी ये सूटकेस कहीं पर भी पकड़ में नहीं आया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नॉर्मन कितना सातिर कारीगर था। अगर वो पकड़ में आ जाए तो उस स्नाइपर को पकड़ना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ जयकाल कुछ पुराने हिसाब चुकता करने के मसले पर मैनफ्रेड फेस्ट के एक कलीग से मिला। यहाँ वो प्रॉपर्टी बेचने के मकसद से उनका कस्टमर बनकर आया था। बातचीत के दरमियान वो सिर दर्द का नाटक करने लगा। उसकी दवा उसके कार के अंदर थी। चूंकि बूढ़ा आदमी जान वो लेडी उसके झांसे में आ गई। जैसे ही वो दवा लेने बाहर गई, इसने एक वायरस उसके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। इस वायरस के जरिए वो मैनफ्रेड फेस्ट के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया।
यहीं से उसे एलियस के ड्राइवर की जानकारी मिल गई। आज के दिन मैनफ्रेड फेस्ट का पूरा परिवार और उनके चाहने वाले उनको श्रद्धांजलि देने वाले थे। इसी मौके पर जयकाल ने एलियस के ड्राइवर को मार डाला और खुद उसका ड्राइवर बनकर श्रद्धांजलि शोक सभा में शामिल हो गया। एलियस के इर्द गिर्द सुरक्षा गार्ड्स का तांता लगा हुआ था। वे चारों तरफ नजर बनाए हुए थे। हालांकि खतरा तो उनके बिल्कुल समीप ही था। देखते ही देखते उनकी गाड़ियां श्रद्धांजलि समारोह की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही सही मौका दिखा, बाजू में बैठे सिक्योरिटी गार्ड को मारकर वो गाड़ी कतार से अलग मोड़ लिया। एलियस के सिक्योरिटी गार्ड्स उसका पीछा करने लगे। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? जयकाल जब पीछे मुड़ा तो उसकी हवा टाइट हो गई। असल में उसने अपने ही बाप को मारने का कॉन्ट्रैक्ट जैकल को दिया था। हालांकि जयकाल का तरीका उसे पसंद नहीं आया, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा नहीं दिया था। ऊपर से चैट में गाली भी बका था। लेकिन जब बात उसके जान पर आई तो सब कुछ देने को तैयार हो गया। लेकिन इसके लिए अब देर हो चुकी थी। जयकाल ने उसे उसी की गाली देकर वहीं ठोक दिया, फिर कार में बम लगाकर फरार हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स के पहुंचते ही वो कार ब्लास्ट हो गई। दूसरी तरफ नूरी काफी टेंशन में आ चुकी थी। उसका पति बिना बताए कहां जाता है, किसके साथ रहता है, क्या काम करता है, इसका जवाब वो घर में ही तलाशना शुरू की। फ्लोर के नीचे उसे एक लॉकर मिला। वही एलिसन और लैरी लंदन पहुंच चुके थे। लैरी की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए एलिसन को बॉडी से नाख्त करने अकेले ही जाना पड़ा। बियांका उसी के ताक में बैठी थी। सब कुछ निपटाने के बाद वो दोनों अकेले में मिले। इधर लैरी सो रहा था, तभी उसके भाई नॉर्मन का फोन आया। ये कॉल उस पर हुए हमले के बारे में था। वही बियांका एलिसन को यहाँ ये बताने आई थी कि उसकी बेटी के केस में उसका कोई हाथ नहीं था। यही नहीं, अगर उसने नॉर्मन का ठिकाना नहीं बताया तो एक मुजरिम की मदद करने के केस में उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। भाई साहब, एक तो वो उनकी बेटी खा गई, ऊपर से ब्लैकमेल भी कर रही है। इधर लैरी को एलिसन पर शक हो गया था, क्योंकि पिछले दिनों वो बार बार नॉर्मन को कॉल करने की जिद कर रही थी। लैरी के कॉल करने के अगले ही दिन उसे कुछ लोग पकड़ने गए थे। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। उसने एलिसन का फोन चेक किया तो सारी असलियत बाहर आ गई। वो भागने की कोशिश की, लेकिन लैरी ने उसे दबोच लिया, फिर घसीटते हुए रूम में लाया और फिर तकिए से दम घोंटकर मार डाला। दूसरी तरफ नूरी के परिवार वाले जब लॉकर को खोल नहीं पाए तो इस घर का नक्शा खंगालने लगे। नक्शे में उन्हें एक ऐसा रूम दिखा जो बेडरूम में था। उसके भाई ने तलाशी ली तो आईने के पीछे वो सीक्रेट रूम उन्हें मिल गया। उसमें भी सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ था। इधर काम शुरू करने के लिए जयकाल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके थे। साथ ही साथ ये खबर भी मिली कि उनका टारगेट टैलिन जा रहा है। अगले ही पल जयकाल भी टैलिन जाने के लिए निकल पड़ा। तभी उसके फोन पर सिक्योरिटी सिस्टम का अलर्ट आया। दरअसल नूरी का भाई उसके सीक्रेट रूम को तोड़कर अंदर घुस चुका था। अंदर का नजारा देख वे सब हैरान थे। आखिर वे उसके बारे में क्या सोचेंगे, यही सोचते विचारते जयकाल कार से टैलिन जा रहा था। तभी एक पिकअप से उसकी गाड़ी ठुक गई। पिकअप ड्राइवर ने बखेड़ा शुरू कर दिया। पैसे लेने को भी तैयार नहीं था। इतने में उसी रास्ते एक पुलिस वाला आ धमका। उसने जयकाल की गाड़ी के कागज देखे जो रेंटेड कार थी, फिर गाड़ी की तलाशी लिया। उसके बैग में गन देख वो कुछ करता उससे पहले ही जयकाल ने उसे ठोक दिया। वही गन उस पिकअप ड्राइवर को पकड़ाकर दूसरे गन से उसको भी ठोक दिया। 2 सेकंड के अंदर दोनों ढेर हो गए। गन से अपने फिंगरप्रिंट मिटाने के बाद दोनों गन उनके हाथ में पकड़ाकर वहां से निकल लिया। दूसरी तरफ पहली बार हम उन लोगों से रूबरू होते हैं जो उलेडाग चार्ल्स को मरवाने के लिए जयकाल को हायर किए थे। इन्हें मैनफ्रेड फेस्ट और उसके बेटे को मारने वाली बात पता चल चुकी थी। खबर था कि मैनफ्रेड फेस्ट के बेटे ने अपने बाप को मरवाने के लिए जयकाल को हायर किया था, पर उसने काम पूरा होने के बाद पैसे नहीं दिए। इसीलिए जयकाल ने उसे भी मार डाला, कहीं वो कोई और बखेड़ा न कर दे। इससे इनके प्लान को खतरा हो सकता था। इस लेडी का नाम सुफिया था, जिसे उसके बॉस ने जयकाल के पीछे लगा दिया। इधर एलिसन बियांका की मदद करने के लिए मान गई थी, पर वो एलिसन नहीं बल्कि लैरी उसको एलिसन के फोन से मैसेज कर रहा था। अपनी बेटी और बीवी के लिए वो काफी दुखी था। उनसे हद से ज्यादा प्यार करता था। उसके घर में किसने आग लगाया, ये बात भी एलिसन के मोबाइल के जरिए उसे पता चल चुकी थी। आज रात ही वो बियांका का किस्सा खत्म करने वाला था। यहाँ से वो उस जगह पहुंचा जहां पर उसने बियांका को मैसेज करके बुलाया था। एलिसन की जगह लैरी को देख बियांका घबरा गई। अगले ही पल उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया। किसी तरह वो उससे पीछा छुड़ाकर भाग निकली। लैरी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुका था, इसलिए बियांका ने तुरंत हेडक्वार्टर कॉल किया। उसी एरिया में एक ऑफिसर था जिसे इसकी जानकारी दी गई। लैरी को इसकी भनक लग चुकी थी। इससे पहले कि वो भागता, ये उसे दोनों तरफ से घेर लिए। बियांका के सख्त आदेश थे कि उसे जिंदा पकड़ना है। तभी नहर से एक बोट गुजर रही थी जिस पर चढ़कर वो उस पार भाग निकला।
वो इकलौता लीड था जो उन्हें नॉर्मन तक पहुंचा सकता था। खैर, अब वो उसे लंदन से बाहर निकलने नहीं देंगे। इसके बाद ये एलिसन के फोन को ट्रैक करके उस जगह पहुंचे। पता चला कि वो मर चुकी थी। दूसरी तरफ हम पहली बार उलेडाग चार्ल्स से रूबरू होते हैं, जो अपने आलिशान आइलैंड पर स्विमिंग का मजा ले रहा था। उसके लिए एक बुरी खबर थी। उसके सिक्योरिटी हेड को कहीं से उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि चार्ल्स को मारने के लिए किसी शूटर को हायर किया गया है। हालांकि उसे पूरी तरह से ये बात नहीं पता थी, पर इतना जरूर पता था कि टैलिन के कंसर्ट में उनकी जान को खतरा है। वही चार्ल्स अपनी जुबान का पक्का आदमी था। एक बार उसने जो बात बोल दी उसे पत्थर की लकीर समझो। इसका मतलब तो यही हुआ कि अब सब कुछ उसके सिक्योरिटी हेड के ऊपर था। उधर जयकाल टैलिन के उस थिएटर में जा पहुंचा था जहां पर 22 तारीख को चार्ल्स का कंसर्ट था। यहाँ की सिक्योरिटी किस प्रकार की है, वो कौन कौन से एंगल हो सकते हैं जहां से वो चार्ल्स को शूट कर सकता है, उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। तो क्या वो चार्ल्स को मार पाएगा? क्या होगा जब उसकी सच्चाई नूरी को पता चलेगी? क्या लैरी अपना बदला पूरा कर पाएगा? चार्ल्स को मारने के लिए वो थिएटर के अंदर गन कैसे लेकर जाएगा, क्योंकि वहां तो शूट केस ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।